नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शर्मा जी जीएस अड्डा में। तो आज से हम लोग पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज पॉलिटी में आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे अनुसूची। हालांकि आज अनुसूची देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे भाग बचा रहेगा, प्रियम्बल देखेंगे और उसके बाद आर्टिकल देखेंगे। जैसा कि आप सभी को बिहार स्पेशल वाला सीरीज मिल ही रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री वाला सीरीज मिल रहा है, वो भी अल्टरनेट कर मिलेगा और ये भी पॉलिटी वाला भी सेशन आप लोग को कंटिन्यू बाय कंटिन्यू प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, पहले हम लोग आज पढ़ते हैं अनुसूची के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके उसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई और वर्तमान में 12 अनुसूची है। और एक क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा भी जाता है कि वर्तमान में कितने अनुसूची है या मूल संविधान में कितने अनुसूची थे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और वर्तमान में अभी टोटल 12 अनुसूची है और 22 भाग है। और अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल लगभग 450 आर्टिकल पूर गया है। हालांकि मूल संविधान में 350 आर्टिकल थे और अभी के डेट में अगर आर्टिकल गना जाए तो टोटल 450 मतलब अनुच्छेद उतना पुरता है। चलिए अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो वर्तमान में 12 अनुसूची हो गए। अनुसूची 9, 10, 11 और 12 यह संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। हम लोग पहले देखेंगे कि अनुसूची फर्स्ट यानी कि अनुसूची जो पहला है क्या कहता है। तो अनुसूची क्या कहता है उसको देखेंगे। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। अनुसूची क्या कहता है। अनुसूची 1 में वर्णन किया गया है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसमें 28 राज्य होगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हालांकि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो स्टेट की अगर बात करें तो भारत में 28 स्टेट है और यूटी भारत में अभी प्रेजेंट में 8 यूटी है। और ये कहाँ वर्णन है, इसका वर्णन किया गया है अनुसूची नंबर 1 में। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है कि राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें 28 राज्य होगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे अनुसूची 2 यानी कि दूसरा का अनुसूची क्या कहता है। इसमें वेतन भत्ता और विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। अनुसूची 1 तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है, लेकिन अनुसूची 2 में वेतन भत्ता विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। अब यहाँ आता है बात किसका वेतन और किसका भत्ता। एक पॉइंट बनता है कि किसके वेतन के बारे में बात किया गया है। तो देखिए, वेतन होगा राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सभापति है उसका वेतन और उपसभापति का वेतन। अब यहाँ से एक बात समझिएगा आप लोग, इसमें जो दिया हुआ है राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आप सभी जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो क्या भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसको वेतन मिलता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है, उसको किसके बदला वेतन मिलता है? तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते उसे वेतन एवं भत्ता दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता दिया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अब विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता का वर्णन किया गया है। इसमें आ जाएगा विधान परिषद का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। हालांकि विधान परिषद आपका पूरे भारत में 6 ही स्टेट में विधान परिषद है और अदर स्टेट में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का न्यायाधीश एवं चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट का न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ता एवं मुख्य न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ता का वर्णन किया गया है। कहाँ? दूसरी अनुसूची में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि सीएजी का वर्णन, सीएजी का जो भी वेतन एवं भत्ता होगा वो आपको दूसरी अनुसूची में होगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता का वर्णन किया गया है। तो वेतन एवं भत्ता राष्ट्रपति हो जाएगा,
राज्यपाल हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा का सभापति उपसभापति, विधानमंडल का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश और सीएजी का जो भी वेतन एवं भत्ता हो, उन सभी वेतन एवं भत्ते का वर्णन आपको मिलता है दूसरी अनुसूची में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखेंगे तीसरी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। अब इस अनुसूची के अंतर्गत किसका किसका शपथ हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो होगा संघ के मंत्री यानी कि जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर आर्टिकल 75A के तहत राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता का शपथ लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि संघ के मंत्री जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं अनुच्छेद कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता का शपथ लेते हैं? अनुच्छेद 75A के तहत संघ के जो मंत्री है सेंट्रल मिनिस्टर, वो आपका राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। उसमें आपका सेंट्रल मिनिस्टर आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, ये लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएगा संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ठीक है, और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के लिए इसका वर्णन किया गया। अब आता है कि संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। अब संसद का मतलब आप लोग एक मत ये लगाइएगा कि संसद का मतलब राज्यसभा होता है या लोकसभा होता है। देखिए, संसद जो भी होगा ना, इसमें क्या होता है, इसे मान लेते हैं संसद का संरचना है, ठीक है। अब इस संसद में संसद 3 आदमी से मिलकर बनता है। एक तो फर्स्ट होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो जाएगा, और लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद का निर्माण होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। इसका वर्णन आपको अनुसूची नंबर 3 में मिलता है। अब संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी कौन कौन होंगे, तो जैसे मान लेते हैं अगर लोकसभा का निर्वाचन हेतु कौन कौन अभ्यर्थी होगा, जिसका उम्र लोकसभा में मिनिमम 25 साल हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी सेवा के पद पर कार्यरत नहीं हो, इन सभी जो होगा वो संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी होंगे। और राज्यसभा में मिनिमम आपका 30 ईयर पूर्णा जरूरी है, यानी कि कम से कम 30 साल किसी भी सेवा पद पर कार्यरत नहीं हो, भारत का स्थायी नागरिक हो, ठीक है। ये राज्यसभा का अभ्यर्थी हो जाएंगे। और भी टर्म एंड कंडीशन है। और राष्ट्रपति के लिए है, तो राष्ट्रपति का एक अलग चैप्टर है, इसको हम लोग अलग चैप्टर में पूरे बढ़िया से डिस्क्राइब कर देखेंगे। हालांकि इतना जान जाइए, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम जो मिनिमम एज चाहिए वो 35 ईयर चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल उनकी आयु चाहिए, वही राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसका हालांकि हम लोग इसका एक अलग टॉपिक देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है राष्ट्रपति का, इसलिए इसको यहीं पर होल्ड करते हैं। अब इसमें देखिए संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ये आपका अनुसूची नंबर 3 में वर्णन किया गया है। और संसद का सदस्य अनुच्छेद 99 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष क्या लेंगे, वो शपथ लेंगे। अब यहाँ देखिए संघ के मंत्री में आ जाएगा सेंट्रल मिनिस्टर, ठीक है, वो अनुच्छेद 75A के तहत राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता का शपथ लेंगे। वहीं संसद का जो सदस्य होगा वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा, अब लोकसभा में MP आ जाएंगे, राज्यसभा के भी MP आ जाएंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य होगा अनुच्छेद 99 यानी कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत वो क्या होगा, राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता का शपथ लेंगे। अनुच्छेद 75A के तहत क्या है, अनुच्छेद 75A के तहत सेंट्रल मिनिस्टर है, जो सेंट्रल मिनिस्टर और राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता का शपथ लेंगे। वहीं अनुच्छेद 99 यानी कि अनुच्छेद 99 आपका संसद का जो सदस्य होगा, MP होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता का शपथ लेंगे। ये आपका कितना है, अनुच्छेद 99।
हालांकि हम लोग अनुच्छेद को एक एक अनुच्छेद को बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, मतलब इतना डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे ना कि पढ़ने के बाद मजा आ जाएगा। ये ऐसा जो सीरीज चल रहा है ना पॉलिटी का, इसको अगर आप करते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है कि आप फिर दूसरा कोई भी बुक को आप पढ़िएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 124(6) अनुच्छेद 124(6) के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। वहीं हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश वो लेगा अनुच्छेद 219 के तहत। 219 के तहत आपका राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। वहीं अनुच्छेद 124(6) के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हाई कोर्ट का न्यायाधीश 219 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है। शपथ राज्यपाल के समक्ष लेगा, लेकिन इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करते हैं। उसका नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। और यदि न्यायाधीश अपना त्याग पत्र अगर देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे। वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई भी न्यायाधीश हो, यदि उनकी नियुक्ति कोई करेगा तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और यदि वो अपना त्याग पत्र देंगे तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। हालांकि जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन त्याग पत्र आपको राष्ट्रपति को ही देता है लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सीएजी, ठीक है। सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। सीएजी राष्ट्रपति के समक्ष 148 अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। और देखिए, राज्य मंत्री जो स्टेट का जो मिनिस्टर होता है, राज्य मंत्री, वो आपका अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, राज्य मंत्री अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। और वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का 124(6) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो भी होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा। अब आगे आते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य अनुच्छेद 188 के तहत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेगा। अब देखिए, विधानमंडल है तो विधानमंडल में आपका एमएलए हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए हो गया। और उसमें आ जाएगा मंत्री परिषद। तो जो मंत्री होंगे विधानमंडल का, वो मंत्री परिषद 164(3) के तहत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। और वहीं जो केवल सदस्य है, जो एमएलए है, वो एमएलए राज्य विधानमंडल का जो भी एमएलए है अनुच्छेद 188 के तहत राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। अब ये जो शपथ एवं प्रतिज्ञान वाला जो है अनुसूचित 3 में इसका वर्णित किया गया है। एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। अनुसूची 1 में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। और सेकेंड में क्या किया गया है? तो सेकेंड में वेतन भत्ता विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुसूचित 3 में क्या किया गया है? शपथ एवं प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अनुसूची 4। देखिए, अब अनुसूची चौथी जो अनुसूची है उसमें किस चीज का वर्णन किया गया? तो उसमें राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है उसके बारे में अनुसूची 4 में वर्णन किया गया है। अब राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना है? तो राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250 है। अब उस 250 में 12 आपका मनोनीत होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 238 निर्वाचित होकर आते हैं। अनुसूची चौथी में क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, जो राज्य एवं यूटी में डिवाइड किया जाएगा। अब इसमें टोटल तो है 250, टोटल 250 सदस्य है राज्यसभा में। और उस 250 में 238 आपका निर्वाचित होंगे और जो 12 होंगे मनोनीत होंगे। और मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
अब ये देखिए, अब जो है अनुच्छेद ये 80 के तहत आते हैं। राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन किया गया है वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। ठीक है, हम लोग चौथी अनुसूची तक देख लिए। अब आता है पांचवी अनुसूची। तो देखिए, पांचवी अनुसूची में क्या किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का उपबंध किया गया। अब अनुसूची 5 में है अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसका जो प्रशासन है, उसके प्रशासन का देखभाल, यानी कि उसका पूरा टर्म एंड कंडीशन है, उसका जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची 5 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची 6। अब अनुसूची 6 में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसाता है। आप लोग अगर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका इस अनुसूची 6 से बहुत क्वेश्चन मिलेगा। अब बहुत क्वेश्चन क्या मिलेगा बताते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या फंसाता है। इसमें देखिए दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया। इसका उपबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें डाल देता है एक मणिपुर डाल देता है, हालांकि इसमें मणिपुर का कोई मतलब उपबंध नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। मणिपुर के बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया। इसमें 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, अनुसूची नंबर 6 में किया गया है। अब अनुसूची 6 में मणिपुर के बारे में नहीं किया गया, हालांकि बार बार मणिपुर दे देता है। जानता है लोग कि मणिपुर जो 7 सिस्टर है उधर का हिस्सा है, इसलिए मणिपुर डाल देता है, लेकिन मणिपुर के बारे में इसका कोई उपबंध नहीं किया गया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, और ये अनुसूची नंबर 6 में किया गया। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची 7। देखिए, अनुसूची 7 में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूची के बारे में बताया गया है, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, जो विभिन्न जो अनुसूची है उनके बारे में इसका उपबंध किया गया है। अब देखिए, अनुच्छेद 246 के तहत संसद एवं विधान मंडल द्वारा बनाई गई विभिन्न जो भी अनुसूची होंगे, विधियों का विषय का इसमें विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 246 के तहत संसद बनाए कोई विधि तब, या विधान मंडल कोई बनाए विधि तब, उसका जो वर्णन है अनुसूची नंबर 7 में वर्णन किया गया है। अब देखिए, अब अनुसूची से भी क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थे और वर्तमान में कितने अनुसूची है। तो जो मूल संविधान में अनुसूची की बात करें तो संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में आपका 47 विषय थे। लेकिन अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में संघ सूची में 100 है, हालांकि 3 विषय बढ़ गया है, और राज्य सूची में 61 है, इसमें 5 विषय कम हो गया है, और समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, देखिए मूल संविधान में संघ सूची में कितना है 97 है, और राज्य सूची में 66 है, और समवर्ती सूची में 47 है। और वहीं वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, और राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में 52 है। हालांकि ये जो सूची वाला विषय है इसमें आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे देगा, एक तरफ दे देगा राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, और इस तरह नंबरिंग दे देता है और बोलता है मिलान करने के लिए। आप लोग अगर पॉलिटी का अगर घटना चक्र सॉल्व कीजिएगा तो इसमें आपका सब क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए अनुसूची नंबर 7। अब आते हैं अनुसूची नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची 8। अब अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए भाषा मूल संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थे और वर्तमान में 22 भाषा है। कुछ जो भाषा है संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि मूल संविधान में कितने भाषा का वर्णन किया गया था, तो मूल संविधान में 14 भाषा का वर्णन किया गया था। वहीं अभी वर्तमान में
अगर बात करें तो वर्तमान में 22 भाषा। अब देखिए 22 भाषा कौन कौन सा है, आपसे भाषा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये आपका 22 भाषा है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। 22 भाषा कौन सा है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 22 भाषा है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। और मूल संविधान में 14 भाषा थे, और मूल रूप से अभी वर्तमान में संविधान में अगर बात करें तो 22 भाषा है। ये आपका अनुसूची 8 में केवल भाषा का ही वर्णन किया गया है। अब आते हैं जो बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जिस अनुसूची को ऐड किया गया था, अब वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अनुसूची जो 9 है, 9वीं अनुसूची। अब ये देखिए, प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। अब इसमें 9वीं अनुसूची में क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ। पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ। अब इसमें हुआ कि भूमि सुधार जो था कानून, उसको पारित किया गया। भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया कब? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। अभी जब भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया था तो पहले जो संपत्ति का अधिकार होता था ना, अनुच्छेद 31A, ठीक है, संपत्ति का अधिकार वो आपका मौलिक अधिकार था। जैसा कि फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है, तो जो अनुच्छेद 31 था पहले संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको निरसित कर और अनुच्छेद 300A में उसको डाल दिया गया। और ये संपत्ति के अधिकार जो पहले था मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। अब हालांकि देखिए सभी कोई जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है, और अनुच्छेद 300A में भी है, ये सभी को पता है। लेकिन ये किसी को पता है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कितने भाग में है। तो अगर भाग की बात करें तो भाग नंबर जो 12 है उसमें संपत्ति का अधिकार को वर्णन किया गया है।